तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी कविता के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है नैरेटिव पोइट्री। जानते हैं इसको वर्णनात्मक कविता के नाम से। नैरेटिव पोइट्री इज़ ए फॉर्म ऑफ पोइट्री विच टेल्स ए स्टोरी। नैरेटिव पोइट्री जो होती है वो एक तरह की ऐसी कविता होती है विच टेल्स ए स्टोरी, जो कि एक कहानी सुनाती है, ऑफन मेकिंग यूज़ ऑफ द वॉइसेस ऑफ ए नैरेटर। इसमें जो कहानी सुनाता है यानी जो नैरेटर है उसकी वॉइस में हमें सभी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब इसमें एक कहानी सुनाने वाला होता है वक्ता, एंड कैरेक्टर एज वेल, और इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं इस पोइट्री में, नैरेटिव पोइट्री में। द इंटायर स्टोरी इज़ यूजुअली रिटन इन मीटर वर्स। पूरी जो इसकी कहानी होती है इस पोइट्री में वो अक्सर लिखी होती है मीटर्ड वर्स में, यानी अलग अलग छंदों में, जो बिल्कुल जो हम कह सकते हैं कि लयबद्ध होती है। द पोइम्स दैट मेक अप दिस जेनर मे बी शॉर्ट और लॉन्ग। इस तरह की जो कविताएं बनी होती है वो या तो लंबी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। एंड द स्टोरी इट रिलेट्स टू मे बी कॉम्प्लेक्स। और कभी कभी जो इसमें स्टोरी होती है वो कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा जटिल भी होती है समझना उसको। द मेजर फॉर्म्स दैट कम अंडर नैरेटिव पोइट्री आर द एपिक, बैलेड, आइडल्स एंड लेस। अलग अलग जो नैरेटिव पोइट्री के जो फॉर्म है वो एपिक एक फॉर्म है, बैलेड, आइडल्स एंड लेस। इन तरीक़ों से इसको नैरेटिव पोइट्री को लिखा जाता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एपिक के बारे में, जिसे हम कहें तो महाकाव्य भी से कहा जाता है। इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म एपिक और हीरोइक पोएम इज अप्लाइड टू ए वर्क दैट मीट्स एट लीस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर बात करें किसी एपिक की या फिर हीरोइक पोएम की, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है कि कैसे हम किसी पोइट्री को कहेंगे कि वो एपिक है। तो सबसे पहले, इट इज़ ए लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। ये एक बहुत लंबी छंदों में लिखी हुई एक कविता होती है ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट, जिसका जो विषय है वो बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, गंभीर विषय के ऊपर ये लिखा जाता है। एपिक टोल्ड इन ए फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, जिसे कहा जाता है, यानी इसे जो सुनाया जाता है, इसका एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्मल होना चाहिए एंड एलिवेटेड स्टाइल, और बहुत उच्च क्वालिटी का स्टाइल इसमें होना चाहिए इसे सुनाने के लिए। एंड फोकसेस ऑन ए हीरोइक और गॉड लाइक फिगर। इसमें जो मेन जो फोकस है वो गॉड लाइक फिगर यानी ईश्वरी शक्ति सा किसी चीज़ को दिखाया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है। ऑन हुज एक्शंस डिपेंड्स द फेट ऑफ ए ट्राइब, जिसके जो कारनामे हैं उसके ऊपर भाग्य निर्धारित करता है किसी ट्राइब का या किसी नेशन का, यानी इसका जो इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड वाइड होता है। और इन द इंस्टेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एलिवेटेड स्टाइल में वो लिखा गया था। द ह्यूमन रेस, जिससे कि पूरी जो मानव जाति है उस पर कोई इफेक्ट पड़े, उसका भाग्य कोई निर्धारण हो, ऐसा एक एपिक में किया जाता है। तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं देयर इज ए स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लिटरेरी एपिक्स। तो दो तरह के यहाँ पे एपिक्स बताई गई हैं, ट्रेडिशनल और लिटरेरी, यानी पारंपरिक और साहित्यिक। द ट्रेडिशनल एपिक्स ऑल्सो कॉल्ड फोक एपिक्स और प्राइमरी एपिक्स। जो ट्रेडिशनल एपिक होती है उसे फोक एपिक भी हम कह सकते हैं और प्राइमरी एपिक भी हम कह सकते हैं। वेर रिटन वर्जन ऑफ what had originally been oral poems about a tribal or national hero during a warlike stage। तो हम कह सकते हैं कि जो फोक एपिक है, ट्रेडिशनल एपिक में ऐसा होता है कि were written versions of what had originally been oral poems। ये जो ओरिजिनली जो ओरल पोएम थी, यानी जो पहले जो पोएम थी वो लिखी तो नहीं जाती थी, लेकिन एलिवेटेड स्टाइल में इसे कहा जाता था, इसे ही हम ट्रेडिशनल एपिक कहते हैं। और ये किसी ट्राइबल और नेशनल हीरो के ऊपर थी ड्यूरिंग ए वॉर लाइक एज। युद्ध के समय में जो कोई हीरो है उसको ज़्यादा
ट्रिब्यूट इसमें किया जाता था उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाया था, और उसके जो वर्क्स थे वो भी कुछ ऐसे ही होते थे। अमंग दीज आर द इलियाड एंड ओडिसी दैट द ग्रीक एस्क्राइब टू होमर। इसमें हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है होमर का इलियाड एंड ओडिसी जो वर्क था ग्रीक, एंड द एंग्लो सैक्सन बेवुल्फ। एंग्लो सैक्सन के टाइम पे जो लिखा गया था बेवुल्फ, वो भी इस तरीके का एक एपिक था जिसे हम ट्रेडिशनल एपिक कह सकते हैं। वहीं बात करें लिटरेरी एपिक की, वेर कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। जो लिटरेरी एपिक होता है इसमें ये किसी एक इंसान ने लिखा होता है, यानी इसका कोई एक राइटर होता है। क्राफ्टमैन इन डेलिब्रेट इमिटेशन, जिसमें वो नकल करता है ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म, यानी ट्रेडिशनल जो कोई एपिक है उसकी वो नकल करके लिटरेरी एपिक को लिखता है कोई एक इंसान। द एग्जाम्पल ऑफ दिस आर वर्जिल्स लैटिन पोएम द एनीड। इसका जो लिटरेरी एपिक का एक एग्जाम्पल है वो है वर्जिल का, जो कि एक लैटिन राइटर थे, उनकी पोएम एनीड इसका एक एग्जाम्पल है। विच लेटर सर्व्ड एज द चीफ मॉडल फॉर मिल्टन्स लिटरेरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जिसे फिर ज़्यादा इमिटेट करके मिल्टन ने अपना एपिक लिखा था पैराडाइज लॉस्ट 1667 में। वर्जिल के एनिड से मिल्टन ने अपना जो पैराडाइज लॉस्ट था उसे लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट इन टर्न बिकेम इन द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में ये लिखा गया था अ मॉडल फॉर, और एक मॉडल बना था किसके लिए, फॉर जॉन कीट्स फ्रेगमेंट्री एपिक हाइपरियन। जॉन कीट्स ने अपना जो अधूरा काम लिखा था उस टाइम पे एपिक हाइपरियन, वो भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से कुछ सीख लेके लिखा था। एज वेल एज फॉर विलियम ब्लेक्स, और बात की जाए तो इसी से विलियम ब्लेक ने अपने वर्क लिखा था प्रोफेटिक बुक्स, यानी भविष्यवाणी करने वाली जो उनकी बुक्स थी अलग अलग, इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। द फोर जुआस, मिल्टन, जेरूसलम, ये सब उन्होंने उसी को देख के उसमें लिखा था। तो ये था हमारा लिटरेरी एपिक्स। इसके बाद देखते हैं लिटरेरी एपिक्स आर हाईली कन्वेंशनल कंपोजिशंस विच यूजुअली शेयर द फॉलोइंग फीचर्स। लिटरेरी एपिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा जो पारंपरिक रचनाएं हैं उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, तो ये जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। द हीरो इज़ अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। इसमें जो हीरो होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक ऐसा फिगर वो होता है ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, यानी उसका जो प्रभाव होता है वो कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड तक में फैला होता है, इतना ज़्यादा उसमें से उसको दिखाया जाता है। इन द इलियाड ही इज़ द ग्रीक वॉरियर एस्किलिस। इलियाड की अगर बात की जाए वर्क में, उसमें वो था ग्रीक वॉरियर एस्किलिस की बात करता है। हु इज़ द सन ऑफ सी निम्फ टीथिस, जिसमें वो बेटा था एक सी निम्फ का, यानी एक परी का, जिसका नाम था टीथिस, उसका वो बेटा था। एंड वर्जिल्स एनीस इज़ द सन ऑफ द गॉडेस एफ्रोडाइट, और वर्जिल का जो एनीस है उसमें सन ऑफ द गॉडेस एफ्रोडाइट का बेटा था। इन पैराडाइज लॉस्ट हम देखते हैं एडम एंड ईव आर द प्रोजेनिटर्स ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। एडम और ईव को उसमें पूरे जो मानव जाति है उसका बिल्कुल पूर्वज उसमें दिखाया गया है। तो ये इसके कुछ फीचर हैं लिटरेरी एपिक के। दूसरे फीचर की अगर बात की जाए तो द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ एम्पल इन स्किल। पोएम की अगर उसके आधारभूत की बात की जाए, उसके सेटिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा विशाल स्केल में उसे लिखा जाता था। एंड मे बी वर्ल्ड वाइड, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि शायद वर्ल्ड वाइड यानी विश्वव्यापी उसका प्रभाव था, और इवन लार्जर या फिर उससे भी ज़्यादा। द स्कोप ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ द इंटायर यूनिवर्स। पैराडाइज लॉस्ट जिसने पढ़ा होगा तो उसमें तो पूरे यूनिवर्स की यानी पूरे ब्रह्मांड की उसमें बात की गई है, क्योंकि उसमें स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी सभी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर इट टेक्स प्लेस इन हेवन, क्योंकि इसमें जो कहानी है वो हेवन में भी आती है, ऑन अर्थ पृथ्वी में भी, एंड इन हेल और नर्क में भी, इन द कॉस्मिक स्पेस बिटवीन, और ये सब उसी अंतरिक्ष का हिस्सा है। अगले फीचर की अगर बात की जाए, द एक्शन इन्वॉल्व सुपर ह्यूमन डीड्स इन बैटल। इसमें जो एक्शन होता है यानी जो भी इसमें
जो भी इसमें कार्य होता है वो इन्वॉल्व होता है उसमें सुपर ह्यूमन डीड्स इन बैटल, यानी सुपर ह्यूमन इंसानी शक्ति से भी बहुत ज़्यादा उसमें उनके कामों को दिखाया जाता है, और युद्ध भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के होता है, यानी अलौकिक शक्तियों का जो यूज़ है उसमें किया जाता है। सच एस एस्किलिस फेट इन द ट्रोजन वॉर, जैसे कि एस्किलिस का जो भाग्य था वो ट्रोजन वॉर उसमें दिखाया गया है। और आगे हम अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट इंक्लूड्स द रिवोल्ट इन हेवन बाय द रेबल एंजल्स अगेंस्ट गॉड। पैराडाइज लॉस्ट में भी हम देखते हैं कि जो विद्रोही स्वर्गदूत है वो भगवान के खिलाफ उसमें बिल्कुल रिवोल्ट कर देते हैं। द जर्नी ऑफ सैटर्न थ्रू क्योस टू डिस्कवर द न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड, और उसमें हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो बिल्कुल अराजक होके खोज निकालता है जो नई दुनिया है उसको। एंड हिज डेस्परेटली ऑडेशियस अटेम्प्ट टू आउटविट गॉड बाय करप्टिंग मैनकाइंड, और मानव को करप्ट करके वो चाहता है कि उसको भ्रष्ट करके वो गॉड को हरा दे। तो इस पैराडाइज लॉस्ट में इतना गंभीर सब्जेक्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें अगर लिटरेरी एपिक की, इन दिस ग्रेट एक्शंस द गॉड्स एंड अदर सुपर नेचुरल बींग्स टेक एन इंटरेस्ट और एन एक्टिव पार्ट। इसमें हम देखते हैं जो ईश्वर है वो भी खुद इस कहानी में भाग लेते हैं, एंड अदर सुपर नेचुरल बींग्स, और जो बाकी अलौकिक शक्तियाँ हैं वो भी इसमें भाग लेती हैं। टेक एन इंटरेस्ट और एन एक्टिव पार्ट, बिल्कुल एक्टिव रूप से उसमें सक्रिय रहते हैं। अगर हम बात करें द ओलंपियंस गॉड इन होमर, जैसे होमर के वर्क्स में, एंड जोविया क्राइस्ट एंड द एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट, तो ये सभी वही सुपर नेचुरल पावर्स हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए, एन एपिक पोएम इज़ ए सेरेमोनियल परफॉर्मेंस। ये जो एपिक पोएम होती है एक औपचारिक परफॉर्मेंस है, एंड इज़ नैरेटेड इन ए सेरेमोनियल स्टाइल, और इसे नैरेट भी ऐसे किया जाता है, विच इज डेलिबरेटली डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पीच। ये जो साधारण भाषण है उससे जानबूझकर इसे थोड़ा अलग बनाया जाता है, एंड प्रपोर्शंस टू द ग्रैंड्योर एंड फॉर्मेलिटी ऑफ द हीरोइक सब्जेक्ट एंड आर्किटेक्चर। और हम देखते हैं कि इसका जो भव्य वहाँ पे इसको भव्य रूप से इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, हीरोइक सब्जेक्ट का इसमें यूज़ किया जाता है। हैंस मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल हिज फॉर्मल डिक्शन, इसीलिए कहा जाता है कि जो यही कारण है कि जो मिल्टन का जो स्टाइल है उसे ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। हिज फॉर्मल डिक्शन, उसकी जो शब्दावली है, एंड इलेबोरेट एंड स्टाइलाइज्ड सेंटेक्स, और उसके जो शब्दों को यूज़ करने का जो उसका पावर है, विच आर ऑफन मॉडल्ड ऑन लैटिन पोइट्री, जो कि कहा जाता है कि कभी कभी लैटिन पोइट्री से मॉडल्ड है। हिज सोनोरियस लिस्ट ऑफ नेम्स एंड वाइड रेंजिंग एल्यूजन्स, उसने बहुत ज़्यादा गूंजती हुई आवाज़ों में, और हम कह सकते हैं कि वाइड रेंजिंग एल्यूजन्स, अलग अलग चीज़ों का उसने संदर्भ लिया है अपने वर्क्स में। एंड हिज इमिटेशन ऑफ होमर्स एपिक, उसने होमर की जो अलग अलग एपिक सिमिली एंड एपिटेट्स है, होमर की जो अलंकार है उसके जो उसने यूज़ किए थे, एपिटेट्स हैं, उनके विशेषणों का बहुत ज़्यादा अच्छे से इमिटेशन यानी नकल करी थी अपने वर्क्स में, इसीलिए उसके स्टाइल को द ग्रांड स्टाइल भी कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं देयर आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड एपिक कन्वेंशंस, और भी अधिक यूज़ किए गए जो परंपरागत कन्वेंशन है और फॉर्मूलाज, जो सूत्र हैं इन द चॉइस ऑफ एंड ऑर्डरिंग ऑफ एपिसोड्स इन द हीरोइक प्लॉट, अलग अलग एपिसोड में कैसे एक निश्चित क्रम में से रखा जाएगा। प्रोमिनेंट अमंग दैम आर दीज फीचर्स, वो सभी फीचर्स इस पैराडाइज लॉस्ट में थे। अगर हम जाने तो द नैरेटर बिगेन्स बाय स्टेटिंग हिज आर्गूमेंट, किसी भी एपिक में जो नैरेटर होता है बिगेन्स बाय स्टेटिंग हिज आर्गूमेंट, अपने आर्गूमेंट से पोएम की शुरुआत करता है और एपिक थीम या फिर पहले अपनी एपिक के थीम बताता है। इन्वोक्स ए म्यूज़ और गाइडिंग स्पिरिट टू इंस्पायर हिम इन हिज ग्रेट अंडरटेकिंग, और वो रीडर को इंस्पायर करता है, एक म्यूज़ यानी एक गान वहाँ पे करता है बहुत ज़्यादा स्पिरिट, और टू इंस्पायर हिम इन हिज ग्रेट अंडरटेकिंग, जिसमें वो पूरी दुनिया को ये जो ब्रह्मांडी
एपिक स्टाइल है इसे समझा सके। देन एड्रेसेस टू द म्यूज़ द एपिक क्वेश्चंस, और ये जो एपिक है वो मेनली कौन से प्रश्न पूछती है उसके बारे में वो उसके बाद बताता है। द नैरेटिव स्टार्ट्स इन मिडास रेस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। पोएम का जो वाचन है वो बीच में से उसे स्टार्ट किया जाता है इस पोएम को एट ए क्रिटिकल पॉइंट इन द एक्शन, या फिर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे उसे सबसे पहले बताया जाता है, वहाँ से उसकी शुरुआत की जाती है क्लाइमैक्स से अगर हम कहें तो। पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद द फॉलन एंजल्स इन हेल। पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत भी ऐसी होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो नर्क में गिरे स्वर्गदूत है से इसकी शुरुआत की जाती है, जो कि अपने गैदरिंग देयर स्कैटर्ड फोर्सेस एंड डिटरमाइनिंग ऑन रिवेंज, अपनी जो स्कैटर्ड फोर्सेस हैं, बिखरी हुई सेना है, उसको इकट्ठा करते हैं एंड डिटरमाइनिंग ऑन रिवेंज, और बदला लेने की ठान लेते हैं। फिर आगे देखो तो देयर आर कैटलॉग्स ऑफ सम ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनकी सूची होती है। इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्मल डिटेल, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एज इन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसन्स ऑफ फॉलन एंजल्स इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जैसे कि मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक में किया था। फिर आगे देखते हैं एपिक के बारे में। ए मोक एपिक और मोक हेरोइक पोएम इज डिस्टिंग्विश्ड एट दैट टाइप ऑफ पैरोडी विच इमिटेट्स। एक जो दूसरा इसका टाइप है मोक एपिक, मोक यानी नकल। ए मोक एपिक और मोक हेरोइक पोएम इमिटेट करती है इन ए सस्टेन्ड वे, नकल करती है बोथ द एलोब्रेट फॉर्म एंड द सेरेमोनियस स्टाइल ऑफ द एपिक जनर। ये यानी एक व्यंग करती है एपिक के ऊपर, और एपिक से ही बनाया जाता है मोक हेरोइक एपिक, जो कि दिखाया जाता है बट अप्लाइज इट टू नैरेट एट लेंथ ए कॉमन प्लेस और ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर। होता तो ये भी मोक हेरोइक एपिक है, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो अप्लाई टू इट नैरेट एट लेंथ ए कॉमन प्लेस, एक कॉमन प्लेस यानी तुच्छ चीज़ के ऊपर, और ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर, किसी एक छोटे से सब्जेक्ट को बड़ा दिखा के एक मोक एपिक में प्रस्तुत किया जाता है ऑडियंस के सामने इन ए मास्टरपीस ऑफ दिस टाइप। और इसी टाइप की अगर बात की जाए तो मोक एपिक की वो है द रेप ऑफ द लॉक, 1714 का अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, जो व्यूज थ्रू द ग्रैंडाइज epic perspective, a quarrel between the bailies and elegants of his day over the theft of a lady's curl, जो कि एक महिला के चुटिया के चोरी हो जाने के ऊपर है। और उस टाइम की जो बेल्स एंड एलिगेंट्स यानी अमीर लोग जो थे, उच्च कोटि के जो लोग थे, उनके बीच का झगड़ा इसमें दिखाया गया है बहुत बड़ा चढ़ाकर मोक हेरोइक एपिक में। द स्टोरी इंक्लूड्स सच एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल एपिक प्रोटोकॉल एज सुपर नेचुरल मशीनरी। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें भी वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो एक एपिक में होते हैं, सभी प्रोटोकॉल होते हैं एज सुपर नेचुरल मशीनरी, और इसमें भी सुपर नेचुरल यानी अलौकिक शक्तियों की बात होती है। इसमें भी हम देखते हैं कि ए वॉयज ऑन बोर्ड शिप यानी द रेप ऑफ द लॉक में ये सभी घटनाएं होती हैं। वॉयज यानी इसमें भी यात्राएं होती है, बोर्ड शिप ए विजिट टू द अंडरवर्ल्ड, अगर बात किया तो पाताल लोक की भी इसमें बात की जाती है, एंड ए हेरकली स्किल्ड बैटल बिटवीन द सेक्सेस ऑल्दो विथ मेटाफॉर हैप्टिन्स एंड स्नफ फॉर वेपन्स। लेकिन अगर इसमें युद्ध की बात की जाए तो वो होते हैं मेटाफॉर से हैडपिन्स एंड स्नफ फॉर वेपन्स। इन चीज़ों का इसमें हथियार के रूप में अलंकार का यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक मोक हेरोइक एपिक में। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है एपिक के बारे में। अब दूसरा फॉर्म ऑफ पोइट्री हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं बैलेड। तो आइए जानते हैं बैलेड के बारे में। ए शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलर बैलेड known also as the folk ballad or traditional ballad is that it is a song। ballad एक तरह का सॉन्ग होता है ट्रांसमिटेड orally, जो कि स्थानांतरित होता है orally, इसे लिखा नहीं आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसमिट होते जाते हैं। which tells a story, जो कि एक कहानी सुनाती है। ballads are thus the narrative species of folk songs। ये एक तरह का फोक सॉन्ग हम इसे कह सकते हैं जो कि कहानी के रूप में है यानी नैरेटिव है। इन ऑल
probability the initial version of a ballad was composed by a single author. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो बैलेड था उसे कंपोज किया गया था किसी एक इंसान के द्वारा, बट ही और शी इज़ अननोन, लेकिन वो अभी तक अज्ञात है. एंड सिंस ईच सिंगर हु लर्न्स एंड रिपीट्स ऑन ऑरल बैलेड इट एप टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन बोथ द टेक्स्ट एंड द ट्यून. और हम कह सकते हैं कि जो भी इसे सीखता है, जो भी सिंगर इसे गाता है, वो इसमें कुछ उसके जो टेक्स्ट है और ट्यून है उसमें कुछ डिफरेंस पैदा करता है. इट एग्जिस्ट इन मैनी वेरिएंट फॉर्म्स. इसीलिए जो बैलेड है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है. टाइपिकली द पॉपुलर बैलेड इज़ ड्रामेटिक. जो पॉपुलर बैलेड है वो ड्रामेटिक होती है, कंडेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होती है, एंड इम्पर्सनल, और बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल होती है, यानी तटस्थ होती है. द नैरेटर बिगिन्स विद द क्लाइमेटिक एपिसोड. नरेटर यहाँ पे स्टार्टिंग करता है क्लाइमेटिक एपिसोड से, यानी किसी चरम सीमा वाला उसका कोई दृश्य उससे स्टार्ट करता है. टेल्स ए स्टोरी टर्सली बाय मीन्स ऑफ एक्शन. स्टोरी को बताता है एक्शन से, यानी काम से, क्रिया से, संक्षिप्त एक्शन को. एंड डायलॉग, और डायलॉग भी इसमें बहुत सारे होते हैं. समटाइम्स बाय मीन्स ऑफ द डायलॉग अलोन. कभी कभी केवल डायलॉग इसमें बोले जाते हैं. एंड टेल्स इट विदाउट सेल्फ रेफरेंस. इसमें हम देखते हैं कि वो अपना कोई रेफरेंस इसमें नहीं देते हैं. और द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग्स. और ना ही वो इसमें अपना पर्सनल एटीट्यूड दिखाता है और ना ही अपनी फीलिंग्स को इसमें बयान करता है. फिर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की. द लिटरेरी बैलेड इज़ ए नैरेटिव पोएम रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड. लिटरेरी बैलेड जो इसका एक फॉर्म है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि इज़ ए नैरेटिव पोएम रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म. वो एक तरह से पारंपरिक है, नकल इसमें की जाती है बैलेड की, उसकी लैंग्वेज की, एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड. ट्रेडिशनल बैलेड की इसमें नकल करते हैं. इन इंग्लैंड सम ऑफ द बेस्ट लिटरेरी बैलेड्स वेयर. इंग्लैंड में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेस्ट बैलेड्स लिखे गए थे, कंपोज किए गए थे रोमांटिक पीरियड में. एग्जाम्पल इसके हैं कॉलरिज राइम ऑफ द एनिशेंट मैनर. कॉलरिज ने अपना जो राइम ऑफ द एनिशेंट मैनर वर्क लिखा था, ये भी एक तरह का बैलेड है. और यहाँ पर बात करें तो वॉल्टर स्कॉट की प्राउड मैजी एंड कीट्स की ला बेला डेंस सेंस मर्सी भी इसमें यूज़ किया गया था. तो ये सभी जो बैलेड है वो उस टाइम पे लिखी गई थी. ला बेला डेंस सेंस मर्सी एंड प्राउड मैजी और कॉलरिज की राइम ऑफ द एनिशेंट मैनर. तो आज हमने दो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ ली है, बैलेड एंड एपिक. अब जानते हैं इस वीडियो की समरी को. तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था एपिक के बारे में, जिसे महाकाव्य भी कहते हैं. और अगर हम देखें तो एक फिल्म की तरह है ये. जैसे आज के दौर में हम देखते हैं जैसे बाहुबली बनी थी, मार्वल की जो सारी फिल्में होती हैं, तो पुराने ज़माने में ऐसे ही महाकाव्य भी होते थे. ये भी उसी तरह का काम करते थे. ये एक बहुत लंबी कहानी होती है जो कविता के रूप में लिखी जाती है. आपको ये समझना है एपिक के बारे में. और इसमें जो नायक है बिल्कुल सुपर हीरो टाइप का होता है. इसका मुख्य पात्र जो हीरो होता है कोई साधारण आदमी नहीं होता है. या तो वो कोई महान राजा होता है, या उसमें देवताओं जैसी शक्तियाँ होती हैं. उसकी किस्मत से पूरे देश या पूरी दुनिया का भला बुरा जुड़ा होता है, इस टाइप का वो होता है. और इसमें बात करें तो सभी एक्शन सब कुछ ग्रैंड स्टाइल में होता है. इसमें छोटी मोटी लड़ाई नहीं बल्कि बड़े बड़े युद्ध होते हैं. इसकी सेटिंग भी बहुत बड़ी होती है. कहानी धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों तक फैली हो सकती है, ऐसा भी उसमें होता है. इसमें केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान, परियां और कह सकते हैं बड़े बड़े जो राक्षस या दानव वो भी हिस्सा लेते हैं. चमत्कार और अलौकिक घटनाएं होना इसमें बहुत आम बात है. फिर एपिक के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो लिखने का तरीका है वो भी बहुत ख़ास है. इसे लिखने का जो अंदाज़ा है बहुत ही गंभीर और शाही होना चाहिए. इसमें आम बोलचाल की भाषा के बजाय भारी भरकम और सुंदर शब्दों का यूज़ किया जाता है. फिर हमने दो तरह के पढ़ लिए थे इसमें, फोक एपिक एंड लिटरेरी एपिक. फोक एपिक जो सदियों से लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं और बाद में लिखे गए.
जैसे हम कह सकते हैं रामायण है, महाभारत है इंडिया में। वैसे अगर लिटरेरी एपिक की बात की जाए जो, तो ये ऐसा होता है जो किसी एक कवि ने जानबूझकर पुराने महाकाव्यों की नकल करके लिखे होंगे, जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। तो ये एपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो महाभारत और रामायण बहुत बड़ी बड़ी एपिक है, एक तरह से महाकाव्य है। और अगर हम देखें वेस्टर्न में तो होमर की जो इलियड है जिसमें ट्रोजन वॉर की स्टोरी है, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जिसमें स्टोरी है इंसान के स्वर्ग से निकाले जाने की कहानी है वो। तो ये सब हम एपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जो बैलेड है उसके बारे में पढ़ा था। ये एक तो हम कह सकते हैं गीत है, एक तरह का सॉन्ग है, एक ऐसा गाना जो कोई कहानी सुनाता है। पुराने ज़माने में जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तब लोग गा गा कर कहानियाँ सुनाते थे, वही बैलेड है। इसका फोक कनेक्शन होता है। ये राजा महाराजाओं के लिए नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए होती है, आम इंसान के लिए, गांव वालों के लिए होती है। इसीलिए इसे लोकगीत भी हम कह सकते हैं। इसमें लेखक का कोई पता नहीं होता है। पुराने ट्रेडिशनल बैलेड किसने लिखे किसी को पता नहीं है। ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते गए, सुनकर और गाकर पहुँचते रहे। इसमें सीधी बात होती है। बैलेड में कहानी को घुमाया नहीं आता है। ये अक्सर कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ यानी क्लाइमेक्स से शुरू होती है और बहुत छोटे में पूरी कर दी जाती है, यानी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है। भावनाओं से ज़्यादा इसमें एक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें कवि अपनी फीलिंग्स नहीं बताता है कि वो क्या सोच रहा है, बल्कि ये बताता है कि क्या हुआ। इसमें जो बातचीत होती है वो डायलॉग के फॉर्म में होती है। ये भी हमारी जो दो टाइप की थी, फोक बैलेड और लिटरेरी बैलेड। जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि जिनके लेखक जो है वो अज्ञात है, वो फोक बैलेड है। और लिटरेरी बैलेड की अगर बात की जाए तो जिन्हें बाद में बड़े कवियों ने जानबूझकर पुराने स्टाइल में लिखा, जैसे कीट्स ने लिखा या वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत सारे लिखे हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं। और इसे बैलेड को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जो पुराने ज़माने की जो मूवीज़ होती थी उसमें हम देखते हैं कि कोई आदमी जैसे ढपली बजाता है, हाथ से कुछ गाना गाता है, बंजारा टाइप का, किसी प्रेमी की कहानी सुनाता है, तो वो एक तरह का बैलेड है। और दूसरा जो है वो एग्ज़ाम्पल है द राइम ऑफ द एनिशेंट मैरिनर, जो कि कॉलेज का था, वो भी बैलेड का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।